लोगों में प्रेम भाव बनाए रखना, लोगों के साथ में मिक्स होना। ऐसे हमारे आयुक्त साहब हर व्यक्ति से मिलना जुलना, हर प्रोग्राम में जाना, हमने पिछले कई महीनों से लगातार देख रहे हैं कि हमारे आयुक्त साहब हर जगह पब्लिक प्लेस में हमको दिखते हैं। जानते हैं आयुक्त साहब से कि पुलिस विभाग में आने की जो शुरुआत की उन्होंने, किस गांव से है, क्या उनकी बेसिक पढ़ाई कहाँ से हुई है, और पुलिस विभाग में आने के लिए क्या सोचा है। यदि पुलिस विभाग में नहीं आते तो कहाँ आते। साहब नमस्कार। नमस्कार। सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से अमरावती की जनता लगातार आपको पब्लिक प्रोग्राम में पब्लिक के साथ में आते हुए देख रही है। सर, ये पुलिस विभाग में आने का मन किस प्रकार बना? क्या पुलिस के विभाग में आने के अलावा और कोई आपने सोचा था? बेसिकली मैं जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, मैं मूलतः रहने वाला नांदेड़ शहर का हूँ। मेरा बेसिक एजुकेशन जो है नांदेड़ में हुआ है, नेहरू इंग्लिश स्कूल में, और पढ़ाई जो है 12th तक नांदेड़ में हुई। 12th के बाद जब मेरा एडमिशन कृषि विद्यापीठ परभनी में, मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी में बीटेक फूड साइंस में मेरा एडमिशन हुआ, और बीटेक फूड साइंस के बाद मैंने एमटेक फूड साइंस में भी एडमिशन लिया था। और उसी दौरान मैंने एमपीएससी एग्ज़ाम्स का मैं अपीयर हुआ हूँ, और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर जब हुआ तो उस वक्त हमारे विद्यापीठ में 1992-93 की बात है ये। तो 92-93 में जो है 93 के एग्ज़ाम्स थे एमपीएससी के। उस वक्त परभनी कृषि विद्यापीठ में काफ़ी वातावरण था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होने का, और हमारे जो सीनियर्स थे कई सारे अधिकारी बन गए थे, कई डिप्टी कलेक्टर्स थे, कई डीवाईएसपीज थे, और कई अलग अलग महकमे में जो है स्टेट गवर्नमेंट में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे। कई सारे लोग सब इंस्पेक्टर्स बन गए थे, कई पुलिस में थे। तो एक सीनियर्स के साथ रह के और एक ग्रुप में रह के वहाँ पर जो है शासकीय अधिकारी बनना, या फिर एमपीएससी के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके जो भी क्वालिफिकेशन में या अपने मेरिट के हिसाब से जो पोस्ट मिलती है वो तो ट्राई करना, ये पहला उद्देश्य था। बाद में जब मतलब पुलिस डिपार्टमेंट ही टारगेट था ऐसा नहीं था, डिप्टी कलेक्टर बन जाता, या फिर अगर ये एमपीएससी क्वालिफाई ना होता तो शायद मैं आज कोई फूड इंडस्ट्री में काम करता होता, क्योंकि मैंने एमटेक फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की थी। तो एमपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा जो है डीवाईएसपी का सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद मैंने फिर यूपीएससी दी थी, बट एग्ज़ाम तुरंत ट्रेनिंग शुरू हो गई थी पुलिस की। तो ट्रेनिंग शुरू होने की वजह से फिर मैंने वो यूपीएससी एग्ज़ाम्स दिया नहीं, और मैं एमपीएससी के थ्रू बाद में डीवाईएसपी बना, और फिर डिपार्टमेंट में जब काम करते करते फिर आईपीएस में इंडक्शन हो गया, और आज ये पोस्ट पे आ गया। मूलतः मैंने फूड सेक्शन, आपने एग्रीकल्चर, मूलतः किसान परिवार था आपका? नहीं, मेरे फादर जो है वो प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे सीनियर कॉलेज में, और यूनिवर्सिटी में सब सेंटर का जो था कृषि मराठवाड़ा विद्यापीठ का नांदेड़ में उसके डायरेक्टर थे। तो हमारे परिवार में किसान परिवार तो है ही, बट फादर नांदेड़ में प्राध्यापक थे, और बाकी सब एजुकेशन में थे। तो उससे भी एक एजुकेशन फील्ड घर में शुरुआत से वातावरण था ही। बड़े भाई भी इंजीनियर थे, वो डॉक्टर है, तो वो घर में एक अच्छा पढ़ाई का वातावरण था। बट मैं कृषि विद्यापीठ में जब एडमिशन लिया तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ओर मेरा ज़्यादा आकर्षण हुआ, और उसकी वजह से मैं यहाँ एमपीएससी के बाद में डीवाईएसपी के बाद में यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में, और एक बार पुलिस डिपार्टमेंट में आता है तो वो जो डिपार्टमेंट का और यूनिफॉर्म का अट्रैक्शन होता है, और ये यूनिफॉर्म के थ्रू हम लोग जो पब्लिक की सेवा कर सकते हैं उसका एक अलग संतुष्टि मिलती है कि जो इसमें परेशानी में रहते, डिस्ट्रेस में रहते, और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मुझे अनुभव मिला। शुरुआत में नक्सलवादी एरिया में मैंने गढ़चिरौली में काम किया 3 वर्ष। सबसे पहली अपॉइंटमेंट कहाँ हुई थी आपकी? वही मेरी पहली पोस्टिंग मेरी जो थी चंद्रपुर में, मैं ट्रेनिंग हुआ मेरा। उसके बाद मेरी आहेरी जो तालुका है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ डीवाईएसपी करके एसडीपीओ आहेरी मैंने काम किया है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। और वो बहुत काफ़ी रोमांचक अनुभव रहा, क्योंकि नक्सलवादी क्षेत्र में काम करते हुए
एज गुड एज हम लोग मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स जैसे ही काम करते थे और कमांडो फोर्स हमारा हमेशा साथ में रहता था। तो नक्सलवादियों के दलम के साथ हो वहाँ इनकाउंटर हुआ। और वो एक आदिवासी क्षेत्र में काम करते हुए एक आदिवासी क्षेत्र का जो फॉरेस्ट एरिया है गढ़चिरौली, वहाँ एक अलग ही अनुभव आया कि उनके लोगों के लिए उत्थान के लिए जो सरकार काम कर रही थी। और पुलिस विभाग के अलावा बाकी विभाग जो है, जब तक पुलिस विभाग सामने नहीं आता तो बाकी विभाग को काम करना बहुत अड़चन में जाता है। फॉरेस्ट विभाग हो या बाकी विभाग हो, तो पुलिस विभाग को हमेशा फोर फ्रंट पे रह के ही काम करना पड़ता था। और उस वक्त भी काफ़ी नक्सल एरिया में अच्छा अनुभव मिला। शुरुआत में ही आपके पास सीधा गोलियों के बीच में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो जी वहाँ से जी फिर कुछ ऐसा अनुभव आया कि कभी एकदम सामने से हाँ, कई कहीं निकलना पड़ा, मारना पड़ा कभी? 2 बार हमारा फायरिंग एनकाउंटर हुआ है नक्सल के दलम के साथ। और काफ़ी बार जैसे बोलते हैं कि उन्होंने वहाँ लैंड माइंस जो लगाने का बहुत उनका प्रचलित था और वाहनों को उड़ा देते थे। तो कई बार वाहन होके भी हम लोग यूज़ नहीं कर पाते थे, तो उसमें पैदल ही चलना पड़ता था। तो जंगलों में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर एक साथ चल के एक गांव से दूसरे गांव कई बार जाना पड़ता था। घर वालों ने प्रॉब्लम नहीं किया आपके साथ? नहीं। कभी होता ना कि कोई अपन नौकरी करे तो घर वाले एकदम अनसिक्योर फील कर देते, तो फिर मना कर देते नौकरी छोड़ दो करके। कई बार ऐसा हुआ आपके साथ? कई बार होता है, वो घर वालों को तो डर लगता है कि ऐसे एरिया में हम लोग काम करने गए, तो उनका डर उनका सही रहता है। बट मेरी जब फर्स्ट पोस्टिंग हुई तो मैं बैचलर था, बट मेरी शादी हुई तो मैं फैमिली के साथ भी वहीं पे रहा हुआ एरिया में। तो वो एक अलग अनुभव रहता है, फैमिली को भी साथ में रह के जंगल एरिया में। फैमिली ने भी सबसे पहला यस नक्सलवादी एरिया में आके किया। जी तो जी। फिर अब फैमिली को काफ़ी बोल लोगों को इतना सारा देख के अब कभी उनको डर नहीं लगता हो किसी चीज़ का? नहीं, वो तो पुलिस फैमिलीज़ को आदत हो जाती है पुलिस वालों का जो दिन रात बाहर ही रहते हैं, तो उतनी परेशानी जो हम लोग झेलते उतना ही वो हमें साथ देते हैं फैमिली। और उनको भी काफ़ी परेशानी में जाना पड़ता है, लेकिन वो उनका साथ रहता है, इसलिए सब शांति से काम कर सकते हैं। कभी कोई आपके हाथ से एनकाउंटर हुआ, कोई की डेथ हो गई गोली से, कभी ऐसा लगा? नक्सल एरिया में तो एनकाउंटर में कुछ डेथ नहीं हुआ है, बट हमारे जो टीम्स थे मेरे अंडर में काम करने वाले, उन्होंने जो C60 के टीम्स थे, उन्होंने एनकाउंटर किया था। और उनके द्वारा कई नक्सलवादी हमने मार्गदर्शन में पकड़े हैं और 2-3 एनकाउंटर भी हुए थे। उस वक्त गढ़चिरौली की बात कर रहा हूँ। बाद में जब मैंने ATS में काम किया तो हमारा सामना तो हुआ ही था टेररिस्ट के साथ। और महाराष्ट्र में पहली बार ATS का जो फायरिंग हुआ था औरंगाबाद में, तो उस वक्त हमारा इनकाउंटर में एक सामने वाला व्यक्ति जो है पुलिस के और उनके क्रॉस फायरिंग में मारा गया। और वो सिमी का टेररिस्ट था, सिमी के संगठन में काम करता था। और उसके साथ हमने और 3 साथीदार हमने ज़िंदा पकड़े थे जिनके पास हथियार और असला था। और वो महाराष्ट्र में कई सारी बातें अंजाम देने के लिए खंडवा से आए थे। और ये 2012-13 की बात है, तो उस वक्त काफ़ी चर्चा में रहा वो एनकाउंटर। तो मेरा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में भी काफ़ी बड़ा अनुभव रहा। मैं 4 साल उसमें मैंने काम किया। क्षेत्र आपकी जो शुरुआत के लिए दोनों खतरनाक क्षेत्र मिले, ATS और नक्सलवादी, दोनों में से ज़्यादा प्रिकॉशंस किस में लेने पड़े? कहाँ ज़्यादा आपको तकलीफ हुई? कहाँ? नहीं, दोनों भी अलग अलग क्षेत्र है। अभी जंगल क्षेत्र में तो जंगल का क्षेत्र तो जो है जंगल में काम करने का अलग अनुभव है। वो एक वो तो हमने फील्ड में काफ़ी काम किया। जब DOSP था, मैं ATS में जब आया तो तब मैं SP बन के आया। और SP का चार्ज रहने से मेरे पास पूरे मुंबई शहर छोड़ के महाराष्ट्र का जो भी ATS था, पुणे यूनिट, नासिक यूनिट, औरंगाबाद, नागपुर और अकोला यूनिट जिसमें अमरावती भी आता था, तो इतने सारे यूनिट्स का काम जो शुरुआती दौर था, तो यूनिट्स को आगे बढ़ाना, यूनिट्स को खड़ा करना, ऑफिसर्स की टीम तैयार करना, ये सारे हमने काम उस वक्त शुरू किए थे। तो 4 साल मैंने ATS में काम किया था। और उस 4 साल में हमने कई सारे संगठन के सिमी हो या लश्कर तैयबा हो, इंडियन मुजाहिदीन के हो, और बाकी खालिस्तान KCF कमांडो फोर्स के, तो ऐसे 27 टेररिस्ट को अलग अलग साल में और अलग अलग केसेस में उनको अरेस्ट किया गया था हमारी टीम्स के द्वारा। उसका इन्वेस्टिगेशन भी चूँकि
डीवाईएसपी नहीं था हमारे पास, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम किया। तो काफ़ी रोमांचक अनुभव रहा एटीएस में भी। इसकी धमकी नहीं है आपको कभी, जैसे आते आमतौर पर सुनते हैं? आई है, और मेरे ऊपर मतलब बाद में जब मैं एसपी औरंगाबाद बना तो मेरे ऊपर भी अटैक करने का और बमबारी करके हमारे गाड़ी को उड़ाने का भी कोशिश हुआ है। तो वो जो है एटीएस में, उस वक्त मैं एटीएस से निकल चुका था बाहर, बट जब एटीएस वालों ने ही हमारे वो पकड़ा उन लोगों को, और वो लोगों को अभी सज़ा भी हो गई कि जो एटीएस ऑफिस और एसपी ऑफिस पे अटैक करने का प्लान बना रहे थे और बम भी बनाकर लेकर आए थे। बट हमारे ये अच्छा है स्टार्स, और उनकी किस्मत ख़राब है कि वो पकड़े गए। वो एटीएस ने काम किया था। सर, पुलिस का और क्राइम का सीधा डायरेक्ट संबंध है। पुलिस है, क्राइम होता है नहीं होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके इतने अनुभव से क्रिमिनल क्यों तैयार होते हैं, क्राइम क्यों घटता है, तो इसके बारे में आपका अनुभव और इसको कम करने की क्या कोशिश होती है पुलिस की तरफ से? क्राइम क्यों होता है, ये तो बहुत बड़ी इसमें स्टडी है। मतलब क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल ये जो है कैसे तैयार होते हैं, तो काफ़ी बड़ा साइंस है और काफ़ी बड़ा सोशल उसका कई कारण है। सोशल कारण काफ़ी है, मतलब पॉवर्टी हो, गरीबी हो, या कोई शौक से भी क्राइम करता है, कोई मजबूरी में क्राइम करता है, या कोई जानबूझ के क्राइम करता है, या किसी को क्राइम करके पैसा कमाना होता है। तो अलग अलग कारण है, सामाजिक कारण है, उसमें आर्थिक कारण है। तो क्राइम जो है ये काफ़ी पुराना विषय है, अभी आदिकाल से भी जो है मुझे लगता है क्राइम होते ही आ रहा है। और उसको कंट्रोल करने के लिए भी फिर हर बार अलग अलग एजेंसी तैयार होती है, एजेंसी बनाई जाती है। तो इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट का निर्माण ही इसलिए किया गया कि क्राइम पे कंट्रोल हो, और क्राइम अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से समाज का स्वास्थ्य बिगड़ता है, और समाज में कायदा और सुव्यवस्था का भी प्रश्न निर्माण हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों भी रोल पुलिस के पास है, क्राइम कंट्रोल करना है और लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करना है। तो ये दोनों ड्यूअल रोल है। तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे बातें हैं उसमें, समाज में शासन की तरफ से भी काफ़ी योजनाएं बनाई जाती है, और पुलिस डिपार्टमेंट भी अलग अलग फील्ड पे काम करता है क्राइम कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें कई सारे उपाय योजना है, जैसे कि आरोपियों को जो है कायदेशीर कार्रवाई करके कोर्ट के सामने पेश करे, और वो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी उन पर कार्रवाई होती है, और रिहेबिलिटेशन बाद में उनका रिहेबिलिटेशन और जेल डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, या जो रिफॉर्मेशन होता है वो उनकी तरफ से होता है। बट पुलिस की ओर से क्राइम कंट्रोल करना, प्रिवेंशन करना, ये हमारा मेन काम है। तो उसके ऊपर हम लोग कार्य करते रहते हैं। इसमें कोई प्रायोरिटी रहती होगी, क्राइम के प्रकार होते हैं, कई क्राइम के जैसे प्रकार आपने बताया, इसमें भी समाज के लिए नुकसानदेह जो क्राइम रहते हैं उसके लिए आपका प्रिवेंशन, और कौन सा क्राइम समाज के लिए ज़्यादा नुकसानदेह और जिसमें समाज ने भी सहयोग करना चाहिए, मीडिया ने करना चाहिए, पॉलिटिकल लोग, ऐसा कौन सा क्राइम है जिसको सबसे प्रायोरिटी में आप रोकना चाहोगे? व्यक्तिगत तौर पर पूछ रहा हूँ मैं, आपके प्रशासनिक तौर पर नहीं। ब्रॉडली कैसे हमारे पास जो क्लासीफाई किया गया है क्राइम का प्रकार, उसमें दो टाइप के मेजर क्राइम है, जो कि बॉडी ऑफेंस, शरीर के विरुद्ध जो गुने होते हैं, और प्रॉपर्टी ऑफेंस, मतलब मारा मारी, दंगा करना और एक दूसरे को मारना, हथियार से नुकसान पहुंचाना, शारीरिक नुकसान पहुंचाना, वो उसको बॉडी ऑफेंसेस कहते हैं। और दूसरा वो प्रकार होता है प्रॉपर्टी ऑफेंस में, मतलब जिसमें चोरी करना, घर फोड़ी करना, या दरोड़ा डालना, रॉबरी करना, ये सब प्रॉपर्टी ऑफेंस होते हैं। और तीसरे टाइप के जो क्राइम्स होते हैं सोशल क्राइम्स में, मतलब फिर अवैध धंधे उसमें जो भी आते हैं, अवैध शराब बेचना, अवैध धंधा करना, या ड्रग्स बेचना, ये सब अवैध प्रकार के जो काम होते हैं जिसकी वजह से भी क्राइम बढ़ता है। तो ये सोशल क्राइम्स जो होते हैं वो होते हैं। तो ये सब क्राइम्स के तरीके हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग उपाय योजना करते हैं। बॉडी ऑफेंस के लिए जैसा बॉडी ऑफेंडर है, तो वो समाज में कोई किसी को मारने के लिए कोई हथियार रखता है, या फिर कोई क्राइम्स अचानक भी हो जाते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का जो है, मतलब आरोपी को पकड़ना, आरोपी को प्रोसिक्यूशन तक पहुंचाना, और प्रोसिक्यूशन में फिर कोर्ट में केस चलाना और उसको सज़ा दिलवाना, ये मेजर काम है पुलिस का। जो है क्राइम अगर कोई भी घटता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कायदेशीर ही करना पड़ता है। बेकायदेशीर काम पुलिस भी नहीं कर सकती कि आरोपी को सज़ा दे। सज़ा देने का काम ये न्यायालय का है। तो न्यायालय तक पहुंचाना, और न्यायालय तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसिक्यूशन के लिए जो
जो कुछ पेपर वर्क होता है, जो कुछ लिखा पढ़ी बोलते हैं उसको, तो पंचनामे करना, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना और केस प्रेजेंट करना, उसको साइंटिफिक तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाना और ये सब चीज़ें करके उसको कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करना और उसका न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करना, ये क्राइम कंट्रोल का एक जो बताया गया तरीका ये है, उस ढंग से जाना। और दूसरा ये है कि प्रिवेंट करना, वो होने ही नहीं देना चाहिए। तो वो अगर शुरुआत से ही उस पर कड़क कार्रवाई करके बार बार उस पर एक्शन लेना और उनके ऊपर जो बताई गई CRPC में बताई गई प्रतिबंधक कार्रवाई करना, ये भी एक तरीका है। पिछले 8-10 महीने से आप अमरावती की पूरी पूरी हर जगह की, हर क्षेत्र की, हर पुलिस स्टेशन की, हर प्रकार के क्राइम की, हर प्रकार के राजनीतिक व्यक्ति आपकी स्टडी हो गई। क्या लगता है अमरावती में किस प्रकार की आपको और अभी सुविधा करनी पड़ती, किस प्रकार का प्रिवेंशन लेना पड़ता है कि अमरावती और ज़्यादा अच्छी बने, अपराध मुक्त बने, इसके लिए क्या कोशिश रहेगी? अपराध मुक्त में किस प्रकार के क्राइम्स आपको ज़्यादा देखने मिलते हैं? अमरावती शहर का ट्रेडिशनल जो लेखा जोखा देखा गया है पिछले 50 सालों का, और जब से आयुक्तालय बना है 25 साल से, तो यहाँ पर जो है शरीर के विरुद्ध गुने करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और उसको जो है हर सालों साल से जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसकी वजह से अभी वो ग्राफ घटता जा रहा है। शरीर के विरुद्ध गुने करने वाले, जैसे कि मर्डर्स की संख्या हो या उसके बाद 307 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर करना या बॉडी जख्म करना और भाग, तो इस वक्त टाइप के गुने होते हैं। और वो उसमें भी काफ़ी कई सारे क्लासिफिकेशन है। एक तो तुरंत गुस्से में किसी ने किसी को मार दिया, अचानक, या किसी ने प्लानिंग करके मार दिया, या किसी ने उसको फिर कुछ कोल्ड ब्लडेड फ़ायदे के लिए मारा, या कोई जैसा मतलब कॉमन भाषा में बोलते कि सुपारी लेके मारा, या मतलब किसी ने किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसको मारा। तो ऐसे तरीके के जो क्राइम है ये अभी जो है इसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, क्योंकि पुलिस इसके ऊपर ज़्यादा गंभीर है और समाज में इसकी वजह से जो डर फैलता है उसको वो डर ख़त्म होना, इसलिए पुलिस ने इसके ऊपर एक अपर हैंड रखा है। और इन क्रिमिनल्स के ऊपर हमने काफ़ी कार्रवाई की है, जो भी बॉडी ऑफेंडर्स है तो उनके ऊपर जितने भी सीरियस एक्शन कर सकते हैं उतने सीरियस एक्शंस हमने किए हैं। उसमें फिर मकोका जैसी स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न के कायदे लगाए हैं। MPDA जो डिटेंशन एक्ट है, डिटेंशन एक्ट के तहत उनको डिटेन करना, कई सारे हार्डन क्रिमिनल्स है उनको डिटेन करने का काम किया है। और कई सारे आरोपियों को जो है एक्सटर्नमेंट बोलते हैं, जो तड़ी पार की कार्रवाई की। तो अलग अलग जो है कायदे में जो बताए गए कार्रवाई है वो कार्रवाई करके हम लोग कर रहे हैं। और बॉडी ऑफेंस को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। कोई भी शरीर के विरुद्ध गुने होते हैं बट वो कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए हमने काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो भी गुनेगार रिकॉर्ड पे आए हैं उसके लिए फिर टॉप 20 गुनेगार हर पुलिस स्टेशन के बना के वो गुनेगारों पे बार बार नज़र रखना, उनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई के तहत उनको बुलाना, उनके ऊपर हाजिरी लेना या उनके ऊपर इंटीरियम बॉन्ड लेना, उनका फाइनल बॉन्ड लेना और उनके ऊपर समाज का एक दबाव बनाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर काफ़ी हमें सक्सेस मिल रहा है। बॉडी ऑफेंस आप देख सकते हैं कि पिछले 8 महीने में हर साल की तुलना में इस बार भी 20-30% घट हुई है बॉडी ऑफेंस में, मारामारी के या मर्डर जैसे गंभीर गुने में। और रही बात प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में बढ़ोतरी जो है थोड़ी 20% की बढ़ोतरी भी हुई है, बट डिटेक्शन का प्रमाण भी बढ़ा है। मतलब गुनहगार पकड़े भी काफ़ी गए हैं और उनके ऊपर से जो पिछले साल भी किए वाले काफ़ी सारे गुने डिटेक्ट हुए हैं। तो प्रॉपर्टी के गुने जो करते हैं, जो आरोपी पैसा के लिए करते हैं या कुछ प्रॉपर्टी चुरा के बेचना, फिर उससे वो जो साइकिल उनका होता है उस पर भी कंट्रोल करने के लिए हम काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी हमें सक्सेस मिल रहा है अभी। सर अमरावती की यदि घटना देखी जाए तो सर नांदगांव से लेकर भातकुली तक, इधर बलगांव से लेकर बडनेरा तक पूरा, और इसमें मात्र पुलिस शायद 1800-1900 पुलिसकर्मी पूरे। तो क्या आपको लगता नहीं ये कम है, इसके बढ़ाने के प्रयास आपके तरफ से? कि पुलिस स्टेशन भी एक पुलिस स्टेशन की दूरी 12-12, 15-15 किलोमीटर तक कही जाती है, पूरा पुलिस मुख्यालय करीब 40 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। पुलिस आयुक्तालय की जो अभी लोक संख्या है, महापालिका क्षेत्र तो है और अमरावती का, और साथ में जो 2 तालुके नांदगांवपेट और भातकुली का एरिया है जिसमें वलगांव भी आता है, तो ये सब ग्रामीण भाग पकड़कर जो 132 विलेजेस है, तो कम से कम 15 लाख तक या 15 से 16 लाख का मुझे लगता है
ये आज के डेट के हिसाब से 15 से 16 लाख के बीच में हमारे आयुक्तालय की लोक संख्या है और हमारे पास करीब 1850 लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी वगैरह मिलके 1850 तक जाता है। तो ये जो लोक संख्या के कंपैरेटिव फिगर्स में कमी है, बट फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी कोशिश कर रहा है। अभी संख्या बढ़ाना ये काफ़ी एक दिन का काम नहीं, इसमें काफ़ी प्रोसीजर करना पड़ता है और शासन को भी हर जगह का अगर लोक संख्या के अनुसार अगर मैन पावर बढ़ा है तो शासन के ऊपर भी काफ़ी भार आता है, इसलिए वो धीरे धीरे वो बढ़ाने का काम करते हैं, बट एक साथ नहीं बढ़ सकता है। तो उसके लिए हम लोग जन भागीदारी भी लेते हैं, लोगों की मदद लेते हैं। लोगों की मदद से क्राइम कंट्रोल या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसके लिए काम करते रहते हैं। जैसे ये बीट वाइज बीट कमिटीज़ बनाई है, मोहल्ला कमेटी बनाई है, तो मोहल्ला में जो पुलिस को मदद करने वाले अच्छे लोग हैं उनकी मदद लेके या उनके मदद से हम लोग पीस कमिटीज़ बनाते, शांतता समिति बनाते हैं और एरिया में एक सामाजिक दबाव गढ़ भी बनता है। तो वो सामाजिक दबाव गढ़ भी हमें मदद कर सकता है क्राइम कंट्रोल में और एरिया में क्राइम कम होने के लिए। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ अभी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे अभी क्राइम के हिसाब से लोगों को तुरंत रिपोर्टिंग करना और उस रिपोर्टिंग में तुरंत एक्शन होने के लिए 112 का डायल 112 ये योजना जो गवर्नमेंट ने शुरू की है, तो उसके तहत हमारे पास शहर में 20 बड़े व्हीकल्स और उतनी ही संख्या में मोटरसाइकिल्स पे पुलिस तैनात है। तो वो अपना अपना एरिया कवर करते हैं। जी हाँ, उसका एक ऐप भी तैयार हुआ है, SOS ऐप। तो उसमें कभी भी आप 112 नंबर पे इमरजेंसी में डायल कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया। यस, तो मोबाइल से भी लोग डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप में। अभी एप्पल में भी शायद आया है बट और उसका स्टेबलाइज नहीं हुआ, बट एंड्रॉयड मोबाइल्स में आप कर सकते हैं। और 112 नंबर सबसे आसान है, जो अपने मोबाइल से आप लोग 112 डायल कर सकते हैं। तो जो है वो कॉल सेंटर पे जाता है नंबर और कॉल सेंटर के थ्रू मोबाइल पे डायरेक्टली मोबाइल पे जाता है। वो जो व्यक्ति जो हमारा पेट्रोलिंग मोबाइल है उन्हें कॉल जाता है और हमारी गारंटी ये है कि 5 से 10 मिनट के बीच में पुलिस आपके मदद के लिए पहुंच जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा फास्ट हो रहा है। उसके साथ ही लोग हमें ईमेल कर सकते हैं, डायरेक्टली मोबाइल पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो पुलिस पब्लिक का जो कनेक्टिविटी है वो अभी बढ़ गया है। पहले पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करने के लिए लोगों को, जैसे ग्रामीण भाग वालों को 20 किलोमीटर चल के आना पड़ता था या शहरी भाग के भी लोगों को आना पड़ता था। आजकल फ़ोन का उपयोग करके रिपोर्टिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकते हैं आप या फिर कंट्रोल रूम को फ़ोन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आई है। इसी के साथ कई जगह पे हम लोग अभी CCTV कैमरास का जाल भी फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे शहर में जो भी मूवमेंट होती है ट्रैफिक के कंट्रोल के अनुसंग से हो या क्राइम कंट्रोल के दृष्टिकोण से हो, तो इसका भी उपयोग ज़्यादा हो सकता है। तो अभी CCTV कैमरास ज़्यादा से ज़्यादा शहर में बिठाना चाहिए, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रशासन की ओर से। बहुत सारे सवाल अभी भी सर से बाकी है। साइबर के बारे में पूछना है, क्राइम के बारे में पूछना है, ट्रैफिक के बारे में पूछना है। ट्रैफिक के बारे में बहुत कम होने की वजह से एक आखिरी प्रश्न सर से, आने वाले समय में कंटिन्यूस आप पूरे त्यौहार ही त्यौहार है, इसमें पुलिस को डिटेक्शन भी करना है, क्राइम भी रोकना है और बंदोबस्त भी रहना सारा। किस प्रकार से आप जनता को संदेश देना चाहेंगे कि ताकि आपको भी सहयोग बना रहे और अमरावती में शांति बनी रहे? अभी आने वाले जो त्यौहार है, अभी गणेश उत्सव आ रहा है, सबसे बड़ा त्यौहार जो साल में रहता है। उसके बाद दुर्गा उत्सव नवरात्र का आता है, साथ ही पोड़ासन उसमें साजरा करते हैं लोग। आज जन्माष्टमी है, उसी के साथ दही हांडी के भी कार्यक्रम कई जगह पे अलग अलग डेट पे हो रहे हैं। और ईद ए मिलाद का कार्यक्रम है, जिसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में मेहरुनुक निकाली जाती है। और उसके बाद भी दिसंबर तक कई सारे त्यौहार आते ही रहते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए तैयार है। हमने काफ़ी प्रशासन के साथ मिलकर तैयारियां की है। और मेन इसमें जो होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राइम कंट्रोल करना, लोगों में कोई अफवाह न फैले और कोई बड़ी वारदात ना हो या कोई जातीय घटना होकर दंगल जैसी परिस्थिति निर्माण न हो, ये सब चीज़ें को ऊपर ध्यान रख के हम लोग हर मोड पे काम कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। और बेसिकली जो शहर की समस्या होती है ट्रैफिक कंट्रोल,
तो ट्रैफिक कंट्रोल भी एक बहुत बड़ी है, उसके लिए अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इस शहर में नए नए चैलेंजेस निर्माण हो रहे हैं, रास्ते छोटे हो रहे हैं, वाहनों की संख्या बढ़ रही है और वाहन चालकों का डिसिप्लिन कम होता जा रहा है, या उनका डिसिप्लिन करने के लिए जो डिजिटल हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चालान की संख्या बढ़ रही है, लेकिन रिकवरी अभी उतने जो है टेक्निकली नहीं हो पा रही है। बट लोगों को जो है इसका डर कम हो रहा है, या फिर लोग पालन नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करना और दंडात्मक कार्रवाई करना, ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे और लोगों के सुझाव जो भी आते हैं, लोगों के सुझाव लेके, और जैसे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले या पब्लिक के लिए काम करने वाले आप जैसे न्यूज़ चैनल्स, सिटी न्यूज़ चैनल है, जो हमेशा हमें सुझाव देते हैं अच्छी कार्य करने के लिए, शहर की समस्या है कि जानकारी आपके माध्यम से हमें मिलती है, तो ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और एक जनरल कम्युनल हार्मोनी, एक कम्युनल सौहार्द बना रहा है। कोई भी समाज हो, हर समाज के, हर जाति धर्म के लोग मिलजुल के रहे और हर त्यौहार अपना सब साथ में मनाए और शहर में शांतता रहे, यही सबका उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य पे लेके हम काम करेंगे और नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों के जान माल की सुरक्षा, नागरिकों की प्रॉपर्टी की सुरक्षा, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और उस पर हम लोग कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।